नमस्कार साथियों, आज एक बहुत बड़ी बात लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। यूकेपीएससी की जो लेक्चरर भर्ती थी 2018 की, इसमें बड़ा गड़बड़ खेल हुआ था। बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ इस यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में हुई थी। लेक्चरर का ये एग्ज़ाम था। क्यों इसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, इसको लेकर के तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स को मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई थी वो ये थी कि ये एग्ज़ाम जिस चीज़ पर बेस्ड था वो था इंटरव्यू। जो ये इसमें नियुक्तियाँ हुई वो इंटरव्यू के बेसिस पे हुई थी। स्क्रीनिंग टेस्ट को नकार दिया गया था, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसको नकार दिया गया और जो नियुक्तियाँ हुई वो पूरी तरीके से इंटरव्यू बेस्ड कर दी। मतलब कि आपने जो रिटन एग्ज़ाम लिया उसको कोई तवज्जो ही नहीं दी। तो बात करते हैं इसी की। इसी एग्ज़ाम में 2018 का जो ये एग्ज़ाम था प्रवक्ता पदों के लिए, इसमें इंग्लिश में हल्द्वानी से एक ही कोचिंग सेंटर के 18 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। धन्य हो वो गुरु, मैं तो मिलना चाहूंगा, उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने कोचिंग सेंटर से 18 बच्चों का सिलेक्शन करवाया। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में देहरादून के एक ही कोचिंग से 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत ही हैरत करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन एक-एक ही कोचिंग सेंटर से कैसे हो सकता है। इसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ी दुविधाएँ हैं, जो इसमें तमाम सारे फैक्ट्स थे, उनमें जो तमाम सारी दुविधाएँ हैं, वो भी मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अशोक कुमार यादव बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि जो जहां पर भी साक्षात्कार का यानी कि इंटरव्यू का वेटेज हो, वहां सिर्फ 12.5% का वेटेज होना चाहिए इंटरव्यू का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में इसकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई और जो रिटन एग्जाम था उसको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। तो ये अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाला विषय है। उत्तराखंड सरकार ने अपने ही आदेश का भी उल्लंघन किया। उत्तराखंड सरकार ने ही ग्रुप सी के पदों पर साक्षात्कार पर यानी कि इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इंटर कॉलेज की प्रवक्ताओं की इस भर्ती में लोक सेवा आयोग ने इसका पालन नहीं किया, यानी कि यहां 100% इंटरव्यू बेस्ड था, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा भारत सरकार को भी झूठी जानकारी दी गई। भारत सरकार से यह कहा गया कि भाई ग्रुप सी का जो एग्जाम है वो उत्तराखंड में पूरी तरीके से इंटरव्यू बेस्ड नहीं है, यानी कि वो रिटर्न बेस्ड है। जबकि साक्षात पर उन्होंने रोक लगा दी ग्रुप सी के एग्जाम में, जबकि इस एग्जाम के लिए यानी कि प्रवक्ताओं को जिनको ग्रुप सी में माना गया था, उनके लिए 100% साक्षात्कार चयन का माध्यम था। अब इसके अलावा अब जो नतीजे आए उनकी बात करते हैं। जो लिखित परीक्षा के जो नतीजे थे उनको उनको देखते हैं। इकोनॉमिक्स में एक कैंडिडेट हैं जो रिटन एग्जाम में टॉपर रहे, 165 अंक ला करके, धीरज चंद्र पंत इनका नाम है। इनको साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में सिर्फ 45 नंबर दिए गए, यानी कि मिनिमम मार्क्स दिए गए इस एग्जाम के लिए। अब हैरानी तो होगी, क्योंकि ये सबसे रिटन एग्जाम के टॉपर इंटरव्यू में आखिर इतनी बुरी दशा कैसे हो सकती है उसकी, 45 नंबर लेकर के आ रहा है। अपने आप में हैरानी होगी इस विषय पर। ज्योग्राफी में दिनेश सिंह नाम है इन कैंडिडेट का, 170 अंक ये रिटर्न में लेकर के आए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। इंटरव्यू में इनको 69 मार्क्स दिए गए थे, 69 मार्क्स। यकीन मानेंगे आप, जो एक बंदा जो तीसरी रैंक लेकर के आ रहा है रिटन एग्जाम में, वो इंटरव्यू में सिर्फ 69 मार्क्स लेकर के आएगा। पॉलिटिकल साइंस, छत्र सिंह कठैत ये व्यक्ति हैं जिनके लिखित परीक्षा में 175.5 अंक थे, टॉपर रहे ये इस परीक्षा के, इस विषय के, पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन इनको इंटरव्यू में केवल 57 नंबर दिए गए। भाई क्यों?
क्या वो इतना नालायक था कि उसको इतने कम मार्क्स दिए गए इंटरव्यू में? भाई रिटन एग्जाम में एक बंदा इतनी अच्छी मेरिट लेकर के आ रहा है, एक के साथ होता मान लेते, दो के साथ होता मान लेते, तीसरा नाम। इसके बाद एक और नाम है, मैथमेटिक्स में पूजा कश्यप हैं। इनके रिटन एग्जाम में 137 अंक थे, 137 मार्क्स से, और ये टॉपर रही थी इस एग्जाम की। इनको इंटरव्यू में केवल 55 मार्क्स दिए गए। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया? इनका चयन भी नहीं हुआ इस एग्जाम में। हिंदी में पंकज सिंह, लिखित परीक्षा में 187 नंबर, 187.50 मार्क्स ला करके ये इस एग्जाम के टॉपर रहे। लेकिन जो इंटरव्यू हुआ उसमें केवल इन्हें 55 नंबर दिए गए, चयनित होने से रह गए। मेहनत की थी लेकिन क्या करें। हिंदी महिला शाखा में कविता है, जिनके नंबर लिखित परीक्षा में 185 अंक आए थे और वो इस एग्जाम की टॉपर रही थी, लेकिन इंटरव्यू में केवल 60 नंबर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये सब जो ज्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट से ये इंटरव्यू में ऐसे ही इनकी हालत कैसे हो गई, जो एग्जाम के टॉपर से और इंटरव्यू में 57 नंबर, 50 नंबर, 45 नंबर मिनिमम मार्क्स लेकर के आ रहे हैं? अपने आप में हैरानी होगी आपको कि नहीं होगी? शक होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा अब बड़ी बात करते हैं जिनके रिटर्न में कम मार्क्स थे, उनको इंटरव्यू में तो ऐसा हाल कर दिया गया भाई साहब कि नियुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। बात करता हूं इकोनॉमिक्स में, अनुराधा है, रिटर्न में 101 नंबर लाई, लेकिन इंटरव्यू में इनको 75 नंबर दिए गए। पॉलिटिकल साइंस में, और इनका चयन भी हो गया, पहले रैंक पर इंटरव्यू में ये रही और इनका चयन हो गया। दूसरी बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें सोनम पवार है, लिखित परीक्षा में इनके 123.5 अंक थे, जो लिखित टॉपर से बहुत कम है। ठीक है, टॉपर के मार्क्स देखेंगे आप, लेकिन इंटरव्यू में इनको 75 नंबर दिए गए और इन्होंने इंटरव्यू में पहली रैंक हासिल की। मैथ्स में मोना है, लिखित परीक्षा में केवल 80 नंबर लेकर के आई, टॉपर से बहुत कम है, लेकिन इंटरव्यू में टॉपर से बहुत ज्यादा मार्क्स, 73 मार्क्स इनको दिए गए। हिंदी में हिमानी बिष्ट हैं, जिनके रिटन एग्जाम में हिंदी के 141.5 मार्क्स हैं, जो टॉपर से बहुत कम है, लेकिन साक्षात्कार में, इंटरव्यू में इनको 75 अंक दिए गए हैं और साक्षात्कार में ये पहले नंबर पर रही, यानी कि इंटरव्यू में पहले नंबर पर रही और चयनित हुई। पॉलिटिकल साइंस में सोनम पवार है, जिनकी रिटन एग्जाम में 123.5 नंबर मैंने आपको बताया था, लेकिन जो कि टॉपर से बहुत कम है, और 75 अंक देकर के इनका भी इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। तो बहुत मतलब बड़ा गड़बड़ झाल इस परीक्षा में हुआ था। तमाम सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, इतने सारे सवाल उठाए जा सकते हैं कि कैसे ये खेल खेला गया। बहुत सारी इसमें लंबी रिसर्च है जो मेरे पास आई है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। अब आप देखिए, मतलब सरकारी और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज दोनों के लिए अलग अलग नियम। उत्तराखंड में दो प्रकार के इंटर कॉलेज हैं, आपको पता होगा, एक जिन्हें सीधे सरकार संचालित करती है, और दूसरे जो सरकार से सहायता प्राप्त होते हैं, यानी कि जिन्हें अर्ध सरकारी भी कह देते हैं। दोनों में भर्ती के लिए अलग अलग नियम कैसे हो गए? सरकारी कॉलेजों में 100% साक्षात्कार को बेस माना गया, 100% साक्षात्कार, यानी कि 100% इंटरव्यू। और वहीं सहायता प्राप्त, यानी कि जो एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, उनको अगर हम देखें तो वहां केवल इंटरव्यू का जो मूल्य था वो 5% था। क्या ये राज्य के युवाओं के साथ जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा नहीं, कि आप मेहनत करते रहिए लेकिन सीट तो कोई और बाजी मार जाएगा, आप पढ़ते रहिए आपको जितना पढ़ना है। देखिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंटरव्यू में चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने किसी तरीके की गड़बड़ की। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो जिनका चयन नहीं हो पाया वो क्यों नहीं हो पाया,
क्या गड़बड़ रही उसमें, वो दोनों बातों पे मैं कुछ नहीं कह रहा। आपके सामने मैंने फैक्ट्स रखे हैं, आप उन फैक्ट्स का खुद आकलन कीजिए और बताइए, सोचिए कि इस एग्जाम में गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। एक एग्जाम जो रिटन में टॉपर है, वो इंटरव्यू में कैसे इतनी बुरी हालत हो सकती है उसकी। चलिए एक का मान लेते हैं, दो का मान लेते हैं, तीन का मान लेते हैं, न जाने कितने लोग ऐसे थे जो रिटन एग्जाम के में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए, लेकिन इंटरव्यू में उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया कि वो नंबर, उनका सिलेक्शन तक नहीं हो पाया, वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। अपने आप में मतलब ये पूरा का पूरा विषय जो है हैरत में डालने वाला है कि एक व्यक्ति जो टॉपर है उसकी इतनी बुरी दशा कैसे हो सकती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई दी, लेक्चरर एग्जाम जो ये इसमें जो इंग्लिश का हुआ था, हल्द्वानी के एक कोचिंग सेंटर से इसमें 18 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, एक कोचिंग में पढ़ने वाले। और देहरादून के इंग्लिश के एग्जाम है, और देहरादून के एक एग्जाम में देहरादून के एक कोचिंग सेंटर से 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ज्योग्राफी में, देहरादून के। तो क्या मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं यार? क्या आप और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे? जो पढ़ रहे हैं, घंटों किताबें चाट रहे हैं अपनी, वो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? कोई भी भर्ती परीक्षा क्या ऐसी रही है जिसमें थोड़ी सी भी पारदर्शिता बरती गई हो? इस मामले में हमें विश्वास तो बहुत कम हो रहा है, विश्वास उठ सा गया है सिस्टम से। भाई कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं बैकडोर से आप नियुक्तियां दे देते हैं, भाई अपने रिश्तेदारों को आप नियुक्तियां दे देते हैं, सिर्फ एक चिट्ठी लिख करके आप नियुक्तियां दे देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी कैसे कैसे लोगों को उन्होंने नौकरियां दी हैं वो खुद जानते होंगे। उनकी मन को थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हो रही होगी राज्य के युवाओं की दशा को देख करके कि ये युवा कहां जाएंगे, क्या सोचेंगे, इनके साथ मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है कि गलत है? इनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, हम लोगों से। और आप और हम लोग इनके लिए चुनाव में वोट देते हैं, इनको बैठाते हैं कि आप राज्य चलाइए, लेकिन ये राज्य नहीं चलाते हैं, ये अपनी जेबें भरते हैं। जेबें भरने का तरीका देखिए आप, अपने रिश्तेदारों को ये मौका देते हैं, अपने रिश्तेदारों की ये नियुक्तियां करते हैं विधानसभा में, और क्या कहते हैं कि ये तो पहले से चलता हुआ आ रहा है। अरे पहले से चलता हुआ आ रहा है तो आप रोक लगाइए ना उस पर। आप भी वही काम करेंगे जो पहले वालों ने किया, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? आपकी नियुक्ति क्यों, आपको क्यों चुना गया है? आपने यह दावा किया था ना कि आप उनसे बेहतर हैं। देखिए कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत से कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों के भी नाम आ रहे हैं जिनकी नियुक्तियां हुई हैं इस तरीके से, बैकडोर एंट्री। मत पढ़ो, मत करो मेहनत, आपको मिल जाएगी नौकरी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपके नेताओं के साथ लिंक होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास 15 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 30 लाख हो, फेंको नेता के पास, फेंको नेता के मुंह में और पाओ पाओ नियुक्ति। ये हालत हो गई है उत्तराखंड की। एक हाकम सिंह पूरे राज्य को हिला करके रख देता है, इतने सारा उसका नेक्सस चल रहा है, क्या किसी को पता नहीं था आज तक? कैसा हो सकता है एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस बारे में कोई सूचना ना हो? वही मुख्यमंत्री जो उस हाकम सिंह के लिए उसकी मां के बीमार होने पर हवाई जहाज भेज देता है। क्या वो हाकम सिंह, क्या वो मुख्यमंत्री, उसने कभी सोचा कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका कितना बुरा हाल है? किसी अस्पताल में क्या उसने डॉक्टरों की नियुक्तियां की? कहीं नहीं की उसने, कोई किसी डॉक्टर की नियुक्तियां नहीं की। अस्पतालों के आप हालात देखिए, पहाड़ों में जाकर के देखिए कितनी बुरी हालत में अस्पताल है। लेकिन हाकम सिंह के लिए उस मुख्यमंत्री ने भाई खुद रिकमेंड किया कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भेजी जाए। हमारे यहां पहाड़ों में एम्बुलेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। आप 108 की हालत देखेंगे, कई बार तो चलते चलते उसका डीजल खत्म हो जाता है और पेशेंट अपने को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। अपने आप में हैरत में डालने वाला विषय है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है ये कहते हुए। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग आने भी नहीं देंगे उसे पहाड़ के काम। ये लोग जब जब आप मेहनत करेंगे ना, तो ये लोग आपको आईना दिखाएंगे
ये लोग आपको आपकी असलियत दिखाएंगे, ये लोग बताएंगे आपको कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी ये गलती है। ये लोग आपको एहसास दिलाएंगे कि आपके पास पैसा नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे पास कितना भी मेरिट हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। कर लो मेहनत, जाओ पढ़ लो घंटों, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 24 घंटे आप किताबें पढ़ लो, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आपको बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। हम युवाओं को एकजुट होना होगा और इनको जवाब देना होगा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हमको बताना होगा इन लोगों को कि अब तुम बैकडोर से एंट्री नहीं दे पाओगे किसी को। तुम अपने भाइयों को, भतीजों को, अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को, अपने ओएसडी की पत्नियों को, अपने पीआरओ की पत्नियों को, अपने पीआरओ को गलत तरीके से सिलेक्शन नहीं दे पाओगे। क्यों? मतलब हम लोग क्या यार, क्या हाल कर दिया? क्या राज्य आंदोलनकारी जो थे, जिन लोगों ने राज्य की कल्पना की थी, अलग उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, क्या इस सपने के साथ हम लोगों ने अलग राज्य की मांग की होगी? क्या ऐसा ही राज्य चाहिए था जहां हर एग्जाम में गड़बड़ घोटाला हो, हर एग्जाम में कुछ न कुछ निकल करके बाहर आए कि भैया इसमें ये पेपर लीक, उसमें वो पेपर लीक, उसमें आंसर की गायब, उसमें कहीं आपको पता चलता है कि भैया ओएमआर शीट ही गायब हो गई है, ओएमआर शीट के साथ ही खेल खेल दिया है। मतलब क्या क्या ये क्या दशा बना दी है इस राज्य की इन लोगों ने मिल करके, लूट खसूट करके। अब तो कोई उम्मीद ही छोड़ दी है हमने कि हम मेहनत करें और मेहनत करके कोई एग्जाम निकालने की सोचे। आप और हमारे बस के बात कुछ नहीं है भैया। हम लोग यही काम कर सकते हैं कि हम दिल्ली जाएं और किसी होटल में बर्तन धोएं, क्योंकि हमको यहां तो नौकरी मिलने की नहीं। हम सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, अब उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पहले ही सीटें फिक्स हैं। आपको पता नहीं है कि वहां पहले ही सीटें फिक्स हैं। आप मेहनत करेंगे तो किसके लिए मेहनत करेंगे? उन्होंने तो पहले ही सीटें तय कर रखी कि फलाने मंत्री कितनी है, फलाने विधायक कितनी है, फलाने विपक्ष वाले नेता कितनी सीटें। आपकी और हमारे लिए क्या है उसमें? कुछ नहीं है, खाली मेहनत कर सकते हैं हम। जो सीट है वो उनकी है। यूके पीएससी में गड़बड़, यूके ट्रिपल एससी में गड़बड़। अरे तो कहीं तो पारदर्शिता बरतो, कहीं तो कुछ तो ऐसा रखो जहां हम ये कहें कि भैया आप सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। कहीं तो कोई तो मौका छोड़ दो हम लोगों के लिए। देखिए हम नेता तो बन नहीं सकते, वहां हमारी पहुंचने की हैसियत नहीं, क्योंकि हम लोग इतने चालाक नहीं है आप लोगों की तरह कि हम नेता बन जाएं, झूठ बोल करके, छल कपट से हम लोग नेता बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए। हमारी इतनी इतनी तो हैसियत है नहीं, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हम किसी को बेवकूफ बना करके कमा सकते हैं, ना हम किसी की दलाली करके ऐसे पैसा कमा सकते हैं। करेंगे तो करेंगे क्या? नौकरी नहीं है आपके और हमारे लिए, नौकरी नहीं है। हम ईमानदारी से कुछ नहीं हासिल कर सकते इस राज्य में। ईमानदारी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नोट चलेगा, नोट नोट होगा तो नौकरी मिलेगी, नोट नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा हमको। हम दिल्ली में जाकर के बर्तन धो सकते हैं, वो नौकरी इन्होंने हमारे लिए छोड़ी हुई है। हम सितारगंज जाकर के फैक्ट्रियों में 12-12, 14-14 घंटे पिस सकते हैं। हम कॉर्बेट के होटलों में नौकरी कर सकते हैं। हम मसूरी के होटलों में, हिल स्टेशन के होटलों में नौकरी कर सकते हैं। हम टैक्सियां चला सकते हैं, हम ई रिक्शे चला सकते हैं। हम लोगों को ये स्वरोजगार का पाठ देंगे और अपना ये लोग क्या करेंगे? अपने परिवार वालों को बैकडोर से नौकरी, उनकी नौकरी लगवाएंगे, उनको एंट्री देंगे, ये सीटें फिक्स कराएंगे। लेकिन हमसे क्या कहेंगे कि स्वरोजगार कीजिए, अपना रोजगार कीजिए, अपना रोजगार कीजिए। अरे क्या, कैसे रोजगार? अपने रोजगार के लिए तो पैसा चाहिए होगा। फिर ये योजना भी लेके आएंगे कि भैया रोजगार, अपना स्वरोजगार करोगे तो आपको उसके लिए लोन देंगे। लेकिन वो भी लोन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां भी पहले ही सेटिंग हो चुकी होती है कि भैया लोन कहाँ कहाँ जाना है, किस किस को बंटना है, वो पहले ही सारा फिक्स हो चुका होता है, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे मिलना है। तो आपके हमारे लिए कहीं कुछ नहीं है भैया। इतना भ्रष्टाचार इस पूरे सिस्टम में है, उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको कुछ मिलेगा। बस चलते रहिए, चलते रहिए। कहीं मजदूरी कर लीजिए, कोई इंजीनियर किसी घर में अभी कुछ टाइम के बाद हमें ईंटें चिनाई करते हुए दिखाई देगा, सड़क पर पकोड़े तलते हुए दिखाई देगा, समोसे बेचते हुए दिखाई देगा, ई रिक्शा चलाते हुए दिखाई देगा। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने नेट क्लियर किया हुआ है, जिसने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हुआ दिखाई देगा, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हुए दिखाई देगा। लेकिन
जेन्युइन तरीके से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे इस राज्य में, मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल कर पाएंगे। और इस राज्य के मुख्यमंत्री कभी भी आपको ये आशा नहीं दे पाएंगे, ये उम्मीद आपको नहीं दे पाएंगे कि भाई हम फेयर तरीके से आपको नियुक्ति दे पाए। मैं ये नहीं कहता कि 2018 से जांच कीजिए, 2013 से जांच कीजिए। अरे जब से राज्य बना है ना, तब से इन्होंने न जाने कितने लोगों को ऐसे सेट किया होगा। पुलिस में बोली लगती है फलानी जगह का ट्रांसफर के लिए पैसे लगते हैं, उस ट्रांसफर में भी पैसे लगते हैं, नियुक्तियों में भी पैसे लगते हैं। दरोगा बनना है तो इतने का आपको देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। और एक तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई इस नेक्सस में, हमारे आपके बस की बात कुछ नहीं है। हम सोशल मीडिया पर आकर के थोड़ी देर गुस्सा अपना निकाल सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पीड़ा होती है भाई। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन रात मेहनत करते हैं और एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, एग्जाम को नहीं निकाल पा रहे। रिटर्न निकाल देते हैं तो भाई इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। तो कैसे होगा काम, कैसे 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 चलेगा सिस्टम? नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, हमारे बस की बात नहीं है। हम मिडिल क्लास लोगों के बस की बात नहीं है इस राज्य में अपने लिए अपना हक पाना, अपना हक हासिल करना। संघर्ष कर लेंगे, लेकिन चलिए एक आध भर्ती परीक्षाएं दिखाने के लिए आपको सही तरीके से करा भी देंगे, उसके बाद अगली सही तरीके से नियुक्ति हो, उसके लिए क्या उम्मीद है? क्या फिर कोई हाकम सिंह पैदा नहीं होगा? क्या फिर कोई चंदन सिंह मनराल नहीं पैदा होगा जिसके अपने बड़े बड़े स्टोन क्रेशर होंगे और अच्छी खासी जमीन होगी, थाईलैंड में जिसका होटल होगा? क्या ऐसे लोग नहीं होंगे? ऐसे लोग दोबारा नहीं पनपेंगे? सोचिएगा, आप लोग खुद से सवाल कीजिएगा कि आप इस उत्तराखंड को किस ओर लेकर के जाना चाह रहे हो। क्या आप अपने उत्तराखंड को इसी रास्ते पर रखना चाहते हो? यही आप चाहते हो कि आपका उत्तराखंड बने? हमारे एक दर्शक हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कमेंट किया है कि यूबीटीआर की भी जांच की जानी चाहिए, अभी तक नहीं हुई है, जो कि 2013 वीपीडीओ 300 से 5 से 6 लाख में इसमें भर्ती हुई थी। यूबीटीआर की भी जांच होनी चाहिए। तो ये देखिए, मतलब सब लोग सस्पिशियस हैं कि किस एग्जाम की जांच की जाए, किसकी नहीं की जाए, सब सस्पिशियस। उम्मीद कर रहे हैं आप तो कीजिए भाई, तैयारी कीजिए, लगे रहिए अपनी मेहनत में। क्या पता किसी दिन नसीब हो आपका और तुक्के से आप एक सीट निकाल लें। जो ईमानदार लोगों के लिए कुछ सीटें रखी रहती हैं, तो हो सकता है आपकी उसमें से कोई सीट निकल जाए। तो आप उतनी ही सीटों के लिए टारगेट कीजिए भाई। 15%, 20% हो सकता है ईमानदार लोगों के लिए उन्होंने सीटें छोड़ी हों, क्योंकि ईमानदार लोग भी तो चाहिए कुछ सिस्टम चलाने के लिए, जो खाए ना, जो खिलाए ना। तो कुछ ऐसे लोग भी चाहिए इनको सिस्टम में। तो फिर आप सोचिए, जिसने पैसा दिया होगा 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वो वही करेगा। मास्टर हैं स्कूल में, लेकिन उधर प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम भी चल रहा होगा, प्रॉपर्टी भी बेचेंगे भैया, स्टूडेंट्स के घर वालों को कन्विंस करेंगे, एलआईसी के पॉलिसी बेचेंगे, और क्या होगा साथ साथ में? भैया 18 लाख 20 लाख देंगे तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो 18 लाख 20 लाख रुपए नहीं कमाएंगे? जो दरोगा 18 लाख 20 लाख दे करके बनेगा, जो पटवारी 18 लाख 20 लाख दे करके बनेगा, वो आपको क्या आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्री में दे देगा? पैसे नहीं लेगा आपसे, लेगा, जेन्युइन सी बात है। सोचिएगा, बहुत सारे सवाल हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो यूके पीएससी की मैंने लेक्चरर भर्ती का जो जिक्र किया है, लेकिन 2018-19 की ये जो भर्ती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस भर्ती की भी जांच की मांग उठाइए। जय हिंद।